खाए। 2 दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। अब राफेल पे आज एक और मंत्री ने बयान दिया। पीयूष गोयल जी आज खुद स्वयं उत्तर देने की प्रयास कर रहे थे। ये वही पीयूष गोयल जी हैं जिन पर स्वयं पर इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जब पीयूष जी पर हमने प्रश्न उठाए तो निर्मला सीतारमण जी उनके बचाव में आई। जब निर्मला सीतारमण जी के विभाग पर के मंत्रालय पे हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो कभी कृषि मंत्री आ जाते हैं। आज स्वयं रेलवे मंत्री प्रकट हुए, अपने मंत्रालय को पटरी पर रख नहीं पा रहे, चले हैं रक्षा मंत्रालय के बारे में बात करने। सबसे पहले प्रश्न हमने प्रधानमंत्री जी से राफेल पे पूछा था, उसका उत्तर अनिल अंबानी जी ने दिया था। सबसे पहला उत्तर अनिल अंबानी जी का आया था लीगल नोटिस के माध्यम से। उसके बाद अलग अलग मंत्री एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर देते चले आए। उदाहरण के तौर पे जब कीमत की बात शुरू हुई, कांग्रेस ने पूछा कि साहब कीमत बता दीजिए, तो राज्य मंत्री ने कुछ कीमत बताने की चेष्टा की। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोपनीय है। फिर हमने बोला साहब गोपनीय है तो फ्रांस के राष्ट्रपति को बोलिए कि वो भी उसको गोपनीय रखें, वो तो बता देते हैं। फिर आप दसॉल्ट कंपनी को बोलिए वो भी न छापें अपनी एनुअल रिपोर्ट में, उन्होंने भी छाप दिया। फिर आप अनिल अंबानी को बोलिए वो भी न छापें अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने भी छाप दिया। तो ऐसी कैसी गोपनीयता है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के करदाता पर लागू होती है, जिसके पैसे से आप ये खरीद रहे हैं? हाउ कैन यू कंसील द प्राइस ऑफ राफेल? यू आर नॉट पेइंग इट आउट ऑफ योर ओन पॉकेट, दिस इज द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। जब हमने वो एनुअल रिपोर्ट्स में कीमत देखी तब हमारे कान खड़े हुए कि 526 करोड़ में हम ले रहे हैं, 1670 करोड़ में ये ले रहे हैं। हमने फिर पूछा कि अंतर क्यों? गोपनीय गोपनीय कहते कहते तीसरे मंत्री आ गए, जो आजकल फिर से वित्त मंत्री अपने आप को कहते हैं, अरुण जेटली जी। दीज एयरक्राफ्ट्स आर डिफरेंट, अपने एक्सेंट में उन्होंने बोला, बड़ा अच्छे ढंग से बोला, दीज एयरक्राफ्ट्स आर डिफरेंट। He forgot to read the joint declaration of the Prime Minister of India along with the President of France. वो स्वयं अपने प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की जॉइंट डिक्लेरेशन तक पढ़ना भूल गए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यह वही एयरक्राफ्ट्स हैं विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। दीज आर द वर्ड्स, आई एम कोटिंग वर्बैटिम। ये वही हवाई जहाज हैं जो भारतीय वायुसेना ने जिनका निरीक्षण किया और अप्रूव किया, ये वही कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला है। वित्त मंत्री को शायद नहीं पता हो, वो 2019 के बाद की तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉग लॉक लिखने की आदत डाल रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सत्य भी लिख लें। तो वित्त मंत्री जी का कुछ और जवाब आया। मैं जैसा आपको बता रहा था, एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर आए। हमने दूसरा प्रश्न पूछ डाला कि साहब HAL को बाहर क्यों किया? एक मंत्री आया, बोले HAL और दसॉल्ट की वार्ता जो है वो विफल हो गई। ठीक है साहब, हमने और रिसर्च की। प्रधानमंत्री 2015 की अप्रैल में जब फ्रांस गए, उसके एक हफ्ते पहले दसॉल्ट के CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बगल में HAL के चेयरमैन भी बैठे थे और उन्होंने कहा हमारी वार्ता समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल सही हो गई है। जो हमारे बीच में विवाद चल रहा था वारंटीज को लेकर, वो हमने सुलझा लिया है एंड द डील इज ऑन ट्रैक। ठीक है साहब, उनका वर्जन ये है, मंत्री का वर्जन है कि वार्ता उनकी विफल हो गई। रक्षा मंत्री आई, उन्होंने शायद अपने कोलीग अरुण जेटली जी का नहीं सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो आकर कहती हैं कि HAL सक्षम ही नहीं है। भारत की रक्षा मंत्री, भारत की नवरत्न कंपनी HAL, जिसका 70-75 साल का अनुभव हो हवाई जहाज बनाने में, हवाई जहाज रिपेयर करने में, हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में,
उस नवरत्न कंपनी को जो यूपीए 2 के वक्त फायदे में थी, लाभ में चल रही थी, आज वो घाटे में है, उस नवरत्न कंपनी को भारत की रक्षा मंत्री कहती हैं ये बेकार है, ये नाकारा है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स। बड़ा अच्छा जवाब सुवर्ण राजू जी ने दिया, जो उस वक्त एचएएल के चेयरमैन थे। उन्होंने पूरा उनको बताया कि कौन कौन से जहाज एचएएल ने बनाए हैं। तीसरा प्रश्न हमने फिर पूछा कि आपने एचएएल से छीना, आप कहते हैं उनका अनुभव नहीं है, वो बेकार हैं, एक ऐसी कंपनी को दिया। हम आपसे पूछ लेते हैं उनका क्या अनुभव है अनिल अंबानी जी का हवाई जहाज मेंटेनेंस में। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा कि जब हम जो एग्रीमेंट कर रहे थे उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी थी। 108 बेंगलोर में बनने थे, 18 फ्रांस से आने थे, आपने वो भी कुर्बान कर दिया। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे अभी कोई मंत्री कुछ बोला नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के ट्विटर टाइमलाइन पे राफेल के मामले में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम तो यही पूछते हैं उनसे। आप भी कुछ बोल दीजिए, आपके अलग अलग मंत्री अलग अलग जुबान में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वर्जन लेकर आते हैं, आप भी कुछ बोल डालिए, फिर हम देख लेंगे शायद आप सच बोलते हो। तो 3 या 4 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, हर मंत्री ने समय समय पर अलग अलग उसका उत्तर दिया। चलिए, उत्तर फ्रांस से आने लग गया अचानक। ओलांद साहब ने बोला, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी की ये डील हुई थी, उन्होंने आकर बोल दिया कि भाई हमें, हमारी चॉइस नहीं थी ये ऑफसेट पार्टनर्स की। आज तक किसी ने इस बात को काउंटर नहीं किया है, ना फ्रांस में किया, ना हिंदुस्तान में किसी ने अथॉरिटी से उसको काउंटर किया। तो उत्तर तो मिलने लग गए। डसॉल्ट के एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर की तरफ से उस परसों फिर कुछ आ गया, 3 दिन पहले। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये कॉम्पेंसेशन है, इट इज ऑब्लिगेटरी, अगर इनको नहीं देंगे तो ये डील हाथ से निकल जाएगी। उत्तर एक और मिल गया। ये क्या कारण है कि पीयूष गोयल जी, रविशंकर प्रसाद जी, निर्मला सीतारमन जी, अरुण जेटली जी और अनेक उनके नेता जब इनसे ये प्रश्न पूछते हैं, स्पेसिफिक प्रश्न होते हैं कि आप 126 की आवश्यकता थी, आपने 36 खरीदे, 526 करोड़ में हम खरीद रहे थे, आपने 1670 करोड़ में खरीदे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम ला रहे थे, आपने वो नहीं आने दी, हिंदुस्तान के 45 से 50 हजार नौजवानों को उससे रोजगार मिलता, वो आपने नहीं होने दिया, एचएएल से आपने छीन के अनिल अंबानी को दे दिया। उत्तर में आता है राहुल गांधी ये हैं, राहुल गांधी वो हैं, राहुल गांधी के पिताजी ये थे, माताजी ये थी, नाना जी ये थे। अरे साहब, इतिहास में आप क्यों जाते हैं? आप अपने वर्तमान के प्रश्न दीजिए, देश के भविष्य का सवाल है। उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको सब उत्तर मालूम है। तो जब उत्तर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है राफेल पे, आप बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की, आप राहुल गांधी के बारे में उठपटांग बात कर रहे हैं, और इतना झूठ, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ। आप स्पष्ट तौर पे तथ्यात्मक प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर क्यों नहीं देते? आवर क्वेश्चंस आर बेस्ड इन फैक्ट्स, योर आंसर शुड ऑल्सो बी बेस्ड इन फैक्ट्स। द कंट्री नीड्स फैक्चुअल आंसर्स, वी डोंट नीड योर adjectives for Rahul Gandhi. The country will decide who is lying and who is not lying. आज आपका झूठ रोज पकड़ा जा रहा है, कभी फ्रांस का मीडिया पकड़ रहा है, कभी हिंदुस्तान का मीडिया पकड़ रहा है, हम रोज प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप ऐसे आते हैं जैसे फिल्म के कोई किरदार हैं, डायलॉग दे रहे हैं, सब हीरो बनने आ गए इस फिल्म में। पूरी सरकार यहां विलेननेस दिख रही है। द एंटायर गवर्नमेंट लुक्स लाइक अ विलेन टुडे। भाई, देश आपसे पूछ रहा है, 5-6 प्रश्न पूछ रहा है, आप जेपीसी क्यों नहीं करते? हम तो ये पूछ लेते हैं, सारे उत्तर आ जाएंगे। आपने कोयले के बारे में, जब हमारी सरकार थी, जेपीसी की मांग की, पुरजोर मांग की, हमने उसका सम्मान किया, जेपीसी बनाई। आप क्यों नहीं बना सकते? आप क्या संविधान से ऊपर हैं? आप संसद से ऊपर हैं? आप मीडिया से ऊपर हैं? आप क्या हैं? आप भगवान हैं? These are our questions and we feel helpless when we don't get answers, because these are not answers that we need. The country needs these answers. पैसा हमारा और आपका जा रहा है। देश को अगर 126 की आवश्यकता है और आप कहते हैं, एक मंत्री और आ गए, मैं भूल गया ये बात, अरुण जेटली जी ने एक और वर्जन दे दिया कि नहीं 9% सस्ते हैं। एक ही मंत्री ने 2 वर्जन दिए। पहला वर्जन क्या दिया? नहीं, ये महंगे इसलिए हैं कि ये अलग हैं। पहला वर्जन 15 दिन में दूसरा वर्जन अरुण जेटली का आया कि ये महंगे हैं ही नहीं,
ये 9% सस्ते हैं यूपीए से। अगर इतने सस्ते मिल रहे थे तो 36 क्यों लिए साहब? 126 के 126 क्यों नहीं ले लिया आपने? जवाब दीजिए, बताते क्यों नहीं आप? अच्छा, क्यों आपने सस्ते लिए? कितने, किस कारण से वो सस्ते हुए, ये बता दीजिए। कभी कहते हैं महंगे इसलिए हैं क्योंकि दे आर बेटर इक्विप्ड। हम जवाब देते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन दिखाते हैं, दिस इज द जॉइंट डिक्लेरेशन विच सेज दैट इट्स द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज अप्रूव्ड एंड टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तब आप कहते हैं नहीं महंगे हैं, लेकिन महंगे इसलिए हैं, सॉरी सस्ते हैं कि 9% सस्ते हो गए। आप यू मेक अप योर माइंड, सस्ते हैं या महंगे हैं? महंगे हैं तो क्यों महंगे हैं, और सस्ते हैं तो सिर्फ 36 क्यों खरीदे, 126 क्यों नहीं खरीदे? बहुत स्पष्ट प्रश्न है। हम फिर से अपनी मांग दोहरा रहे हैं, आपको जेपीसी गठित करने में क्यों शर्म आ रही है? आप जेपीसी के नाम से कांपते क्यों हैं? आप डर के यहां वहां की बातें क्यों करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए तो आपके भी हित में है, देश के भी हित में, भारतीय वायुसेना के भी हित में, सबके हित में है। लेकिन आपकी चुप्पी और आपके ये झूठ किसी के हित में नहीं। आपके कुछ प्रश्न हो, पीयूष गोयल जी ने कुछ पूछा हो, आप मुझसे पूछना चाहें, आपका स्वागत है। पीएम के बारे में तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही सन्नाटा है आजकल उनकी टाइमलाइन पे इस मामले में, तो उस पे और किसी भी इस मुद्दे पर ही आज मैं कोशिश करना चाहता हूं कि इसी पे बात करें हम। पहली बात तो हम सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, तो हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते, संबित पात्रा जी को सपना आया होगा, हमने तो नहीं बताया। ये मांग जो हमारी जेपीसी की है, संसदीय प्रणाली से उपजी हुई मांग है, हमने भी बनाई है। समय समय पर जेपीसी का गठन होता है। ये तय करेंगे कि हम किस एजेंसी के पास जाएं। अरे हम संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं संसद की एक समिति बने, जेपीसी बने, उसके तहत सब कुछ सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो भी सबके सामने स्पष्ट है। टेक्निकल डिटेल्स ना हमने मांगे, हमने सरकारें इनसे ज़्यादा चलाई हैं, हम भी समझते हैं सुरक्षा की बात क्या होती है, हम भी जानते हैं टेक्निकल डिटेल्स ना हमें चाहिए, ना हम किसी और को दिखाना चाहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कीमत पूछ रहे हैं, जो गोपनीय होती तो न अनिल अंबानी की एनुअल रिपोर्ट में छपती, अगर वो गोपनीय होती तो न डसॉ की एनुअल रिपोर्ट में छपती, अगर वो गोपनीय होती तो न मैक्रो आकर बता के जाते, न मैक्रो किसी एक चैनल को इंटरव्यू में बताते। वो गोपनीय नहीं है। आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे ऑफिशियली कीमत, क्योंकि आपको मालूम है एक 526 करोड़ की चीज आपने 1670 करोड़ में खरीदी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसिंग और टेक्निकल डिटेल्स की बात न भी की हो, प्रक्रिया के बारे में बड़ा स्पष्ट उन्होंने मांग लिया है कि प्रक्रिया, हम भी तो प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। एक अफसर जिसने डिसेंट नोट लिखा, उसके डिसेंट नोट को ओवर रूल किया गया, जिसने ओवर रूल किया उसको रिवॉर्ड किया गया, जिसने डिसेंट नोट लिखा उसको सजा दी गई। इससे ज्यादा आई थिंक दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। ये पकड़े गए हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, सरेआम पकड़े गए हैं। हम इस तरह इतने गुस्से में कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन आज सब कुछ जब स्पष्ट होता जा रहा है, ये उत्तर देने की जगह एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जो 2008 की वो बात कर रहे हैं, उसमें जो एग्रीमेंट थी उसमें प्राइस का गोपनीयता बिल्कुल नहीं थी। हम भी उसी एग्रीमेंट को ही हम भी कोट कर लेते हैं। अगर वो एक लाइन बता दें कि उस 2008 25 जनवरी की शायद थी वो, अगर उसमें वो उनको निकल कर आता है गोपनीय है प्राइस बताना, हम राफेल का नाम लेना बंद कर देंगे। इसलिए इनका एक झूठ आपने फिर मुझे याद दिला दिया, एक और झूठ पकड़ा गया इनका। दूसरा, कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट जब होती है तो एक प्रक्रिया होती है, आरएफपी होते हैं, टेंडर होते हैं। इसी एचएएल राफेल की अगर मैं आपको बात बताऊं सिद्धार्थ, राफेल का जब हुआ, भारतीय वायुसेना को 5 से 6 साल लगे। तकनीक कौन सी हमारे लिए उपयुक्त है, और इतना समय लगता है क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करना है। दे आर द एंड यूजर्स, दे नो बेस्ट व्हाट दे वांट। उसके बाद जब कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई, तब 643 पैरामीटर्स पे 6 अलग अलग विमानों का निरीक्षण भारतीय वायुसेना ने किया। उसमें भी समय लगता है। तो ये बार बार कहते हैं ना कि 10 साल यूपीए ने क्या किया, हम उसका उत्तर भी दे देते हैं आज। उस 643 पैरामीटर्स पे 6 अलग अलग कंपनियों के विमानों का परीक्षण करना भारतीय वायुसेना के लिए ये कोई मजाक नहीं है। पीयूष गोयल की तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कि 5 मिनट कर दिया और चल दी। मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय वायुसेना ने मेहनत की, और उसके बाद राफेल L1 भी आया। टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी वो सही पाया गया। हम आज भी कह रहे हैं राफेल एक बहुत अच्छा जहाज है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बीच बीच में जब सरकार को लगा कि कोई जवाब नहीं है,
भारतीय वायुसेना के अफसरों को सामने बैठा दिया, उन्होंने भी वही कहा जो आज हम कह रहे हैं कि राफेल की क्वालिटी पर, राफेल की उपयुक्तता पर हिंदुस्तान के लिए हमें किसी को कोई संशय नहीं है। वो भारतीय वायुसेना ने पूरा निरीक्षण करके खुद स्वयं चुना है और उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स देखी गई, सबसे कम में क्वालिफाई किए वो आए। ये वो 126 जहाज़ों की मैं बात कर रहा हूं। आप अचानक चले जाते हैं। एक आदमी को मालूम था कि वो अप्रैल 2015 में पेरिस जाकर क्या करने वाला है, वो था माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। न जयशंकर जी को मालूम था जो उस वक्त विदेश सचिव थे, न अरुण सिंह को मालूम था जो उस वक्त एम्बेसडर थे, न रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी को मालूम था जो उस वक्त मछली के एक स्टॉल का इनॉग्रेशन कर रहे थे गोवा में, न रक्षा सचिव को मालूम था। सिर्फ एक व्यक्ति को मालूम था, उनका नाम है नरेंद्र जी मोदी। लेकिन एक और आदमी को पता था जिसने इस विजिट के 15 दिन पहले एक कंपनी रजिस्टर करा दी, वो थे श्री अनिल धीरूभाई अंबानी। तो दो लोगों को पता था। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अपने आप में कई उत्तर दे देता है कि जो भारत की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता, वो भारत के एक उद्योगपति को पता है जिसके पास कोई अनुभव नहीं है इस क्षेत्र का, और वो एक कंपनी चुपचाप से रजिस्टर करा देता है। स्पष्ट ये कई प्रश्नों के उत्तर इस एक प्रश्न में छिपे हैं। तो जो पीयूष गोयल जी 7 बातें कर रहे हैं, हमने तो 4 बातें की हैं, उसका उत्तर दे देते तो शायद उनको 7 बातें ना करनी पड़ती, शायद इतने मंत्रियों को रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। सिर्फ और सिर्फ 4-5 प्रश्न है, उनके उत्तर दे दीजिए। एनी क्वेश्चंस? एक दो और इसमें मैं आपको, आज प्रेस रिलीज हम लोग नहीं दे रहे क्योंकि इमीडिएटली हमने सोचा कि जवाब दे दें, हम इनकी तरह नहीं हैं। जो ये वर्क शेयर एग्रीमेंट की बात करते हैं, HAL के चीफ सुवर्ण राजू ने बोला कि आप पब्लिक करिए वर्क शेयर एग्रीमेंट। ये वो वर्क शेयर एग्रीमेंट है जो दसॉल्ट और HAL में हमारे वक्त साइन हो गई थी। वर्क शेयर एग्रीमेंट, उस वर्क शेयर एग्रीमेंट में बड़ा स्पष्ट निकल कर आ जाएगा कि किन बातों पर क्या बात हुई, उनकी आपस में क्या बातचीत चल रही थी। हाँ, एक और आपको मैं बात बताऊं, ये जो बोलते हैं झूठ, और इतनी कायदे से झूठ बोलते हैं कि 2012 में रिलायंस के साथ वर्क शेयर एग्रीमेंट राफेल का हो रहा, दसॉल्ट का हो रहा था। वो रिलायंस मुकेश अंबानी जी की रिलायंस थी। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है। दसॉल्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ HAL की वर्क शेयर एग्रीमेंट हो रही थी। इसमें उस रिलायंस और इस रिलायंस में एक बहुत अंतर है। पहली बात तो ये लोगों को मूर्ख ना बनाएं। पीयूष गोयल जी से ज़्यादा कौन जानता होगा वो अंतर, इससे ज़्यादा मैं न बोलूं तो अच्छा है पीयूष गोयल जी के बारे में। बंबई में वो बड़े सालों से हैं, और पहले पीयूष गोयल जी अपने उत्तर दे दें, अपनी कंपनियों के उत्तर दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे एग्रीमेंट बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ये उस एग्रीमेंट का नाम है जो 25 जनवरी 2008 को कांग्रेस यूपीए ने की थी। उसमें कमर्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिफेंस डील्स कैन नॉट बी रिवील्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। डॉक्यूमेंट आप गूगल पे जाइए, मिल जाएगा। उसका पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, 2266 से लेकर 2275 तक। Please go to this document, refer pages 2416 to 2425. This particular document is 2266 to 2275. पूरा आपको मिल जाएगा। कहीं अगर आपको मिल जाए कि ये गोपनीय है, प्राइस बताना, we will never talk about Rafale.